ठीक। आज हम लोग पुनः कल तक हम लोग दीर्घ संधि और पूर्णरूप संधि के बारे में जाने थे। आज हम लोग पुनः प्रकृति भाव संधि पढ़ेंगे। प्रकृति भाव संधि का पहले अर्थ समझ जाइए। जैसे दीर्घ संधि का सामान्य स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो होता है दीर्घ संधि। और पूर्वरूप संधि का अर्थ था जो पर वाला जो बाद वाला जो वर्ण है वो पूर्व वाले वर्ण के समान जो स्वरूप हो जाए उनका मिलकर वो हो गया पूर्वरूप संधि। अब जो है वो है प्रकृति भाव संधि। तो प्रकृति भाव का अर्थ होता है जिसमें कोई विकार न उत्पन्न हो, वही है प्रकृति भाव। जिसमें सूत्र को घटित होने के बाद भी उसमें किसी प्रकार की विकृति न आए वर्ण में, उसी को हम प्रकृति भाव संधि कहते हैं। क्योंकि दो वर्णों के मेल से या वर्णों की विकृति जब होती है उसी को हम संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा संधि है प्रकृति भाव संधि जिसमें वर्णों में कोई विकृति नहीं होती है, इसीलिए उसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। जैसे आप समझ जाइए, जैसे कोई वृक्ष के लकड़ी से बहुत सामान बनता है, कुर्सी, टेबल, बेंच इत्यादि जो भी है लोगों को उपयोग के लिए बनाया जाता है, सोफा इत्यादि, वो एक विकृति है। लेकिन मूल अवस्था में प्रकृति क्या था? जब वो वृक्ष स्वरूप में था तो वो था प्रकृति। उससे उत्पन्न जब हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? उसका विकृति। तो ये जब लकड़ी का कोई जब वृक्ष को काट कर लकड़ी के रूप में देखा जाता है, उस लकड़ी को फिर बढ़े के यहाँ देकर उसमें स्वरूप में विकृति किया जाता है, स्वरूप को बदला जाता है, तब उसमें कुर्सी, टेबल, बेंच या जो बनता है, तख्त, कोच, पलंग जो बनता है वो सभी क्या रहता है? विकृति कहलाता है। किसका विकृति? वृक्ष का विकृति। तो यहाँ है प्रकृति भाव संधि, जैसा था वैसा ही रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें सूत्र है लक्ष्यधाम कौंदी में सर्वत्र विभाषा गो। सूत्र है सर्वत्र विभाषा गो। लोके वेदे चैंगन तस्य गोरतीवा प्रकृति भाव स्यात् पदान्ते। कहते हैं लोके वेदे चैंगन तस्य गोरतीवा प्रकृति भाव स्यात् पदान्ते। लोके और वेदे मतलब दो प्रकार का शब्द होता है, कहा जाता है लोके और वेदे, मतलब लोक में वेद में और वेद में। लोक और वेद में, लोक और वेद में जो एगंत जो गो शब्द, मतलब ऐसा गो शब्द को लोक में भी बोला जाता है और वैदिक शब्द में भी गो शब्द को गो बोला जाता है। तो कहता है लौकिक और वैदिक जो गो शब्द, ऐसा जो गो शब्द जिस गो शब्द के अंत में क्या हो? एगंत हो। एगंत मतलब एंग प्रत्याहार अंत में हो, एंग प्रत्याहार अंत में हो। ऐसा गो शब्द जिसके अंत में क्या हो? एंग हो, उसको क्या हो जाएगा? प्रकृति बदभाव हो जाएगा। अर्थ कहता है लोके वेदे, सप्तमी विभक्ति है, लोक और वेद में एगंतस्य च एगंतस्य, एगंत जो गो शब्द, एगंत जे गो शब्द, उसको प्रकृति बदभाव हो विकल्प से, मतलब एक पक्ष में प्रकृति बदभाव हो, एक पक्ष में प्रकृति बदभाव नहीं होगा। तो इसको बनाना है गो प्लस अग्रम। क्या कहा? गो प्लस अग्रम। गो प्लस अग्रम। इसका कहता है कि लोके वेदे चैंगन तस्य गोरतीवा प्रकृति भाव स्यात् पदान्ते। पदांत में तो कहा कि लग गया यहाँ पे सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो। ये लोक और वेद दोनों में गो शब्द को प्रयोग किया जाता है, लोक में भी और वेद में भी। गो शब्द है, एंगंत है, गो में क्या है? अंत में ओ, एंग प्रत्याहार में आता है, उसको क्या हो जाएगा? प्रकृति बदभाव हो जाएगा। प्रकृति बदभाव मतलब क्या होता है? जो जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो क्या रूप बन गया? गो अग्रम बन गया ना। अब कहा कि आप ये बताइए, एक पक्ष में तो गो अग्रम बना, दूसरा पक्ष है जब सर्वत्र विभाषा गो नहीं लगेगा तब क्या होगा? तो गो प्लस अग्रम, समझ रहे हो ना? जब सर्वत्र विभाषा गो का वृत्ति था, अर्थ था लोक और वेद में जो गो शब्द,
कोई गो शब्द नहीं, जिस गो शब्द के अंत में एंग प्रत्याहार आता हो। यहाँ गो शब्द के अंत में लोक में भी है, वेद में भी तो है ये गो शब्द, और इसके अंत में भी एंग है। गो में जो ओ है वो एंग प्रत्याहार में आता है, इसीलिए उसको प्रकृति भाव हो गया। उसी तरह से कहा जब विकल्प रूप है, क्या तो विभाषा मतलब होता है विकल्प। विभाषा मतलब विकल्प मतलब एक बार वो सूत्र प्रवृत्ति होगी, एक बार ये सूत्र प्रवृत्ति नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो लग जाएगा अब गो प्लस अग्रम। कल ही पढ़े हैं एंगह पदांता, एंगह पदांता दति। जब विकल्प पक्ष है तब पदांत एंग से पदांता देंगोति परे पूर्व रूप में का देशा स्यात्। पदांता देंगोति परे पूर्व रूप में का पदांत एंग से पर, यदि अत हो पर में, अत मतलब अ, क्योंकि तपरस तत्कालस्य अग्रम में अ है ना, पद के अंत में एंग है ना, गो में ओ, तो पदांत एंग हो गया कौन, गो में ओ, उससे पर अर्थ कौन हो गया, अग्रम में अ, तो उससे हो गया पूर्व रूप। तो अ जो हो गया वो पूर्व पद का स्थान में पूर्व होगा, तो मतलब पूर्व में जो ओ है वो अ क्या हो जाएगा, उसी में जाकर समाहित हो जाएगा। तो क्या हो गया, गोग्रम, गोग्रम हो गया ना। इस तरह से गो अग्रम और गोग्रम। अब देखिए यहाँ एक कहा आगे जाकर, जो आप गो अग्रम गोग्रम तो बना लिए, अब ये क्यों कहे सूत्र में, सूत्र के वृत्ति में आप बोले है ना, जो सर्वत्र विभाषा गो लोके वेदे च एंगन तस्य। तो लोके वेदे तो ठीक बोले, लोक और वेद में गो शब्द भी सही बोले, लेकिन आप ये क्यों बोल दिया ऐसा गो शब्द जो गो शब्द के अंत में क्या हो, एंग हो। सीधे आप बोलते लोक और वेद में जो गो शब्द उसको प्रकृति भाव हो। आपको एगंत नहीं बोलना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, गो शब्द। लोक और वेद में जो गो शब्द उसको प्रकृति भाव हो, प्रकृति भाव हो, एगंत नहीं बोलना चाहिए था। तो कहा कि अगर हम ऐसे नहीं बोलते तो क्या होता, दोष होता। क्या दोष होता, तो चित्र प्लस गोग्रम, चित्र प्लस गु प्लस अग्रम, वहां बनाना है चित्र गोग्रम, ठीक ना। तो यहाँ देखिए गोये गु शब्द है ना, गोये शब्द का है, लौकिक भी है वैदिक भी है। यहाँ बना था चित्र गोग्रम, साधु शब्द होता है, बन जाएगा चित्र गु अग्रम। तो उसको निवारण करने के लिए जहाँ प्रवृत्ति जहाँ नहीं होना चाहिए, जहाँ इष्टता नहीं है, वहां भी सूत्र का प्रवृत्ति हो जाएगा। इसको निवारण करने के लिए वृत्ति में कहा गया ऐसा गो शब्द जो लोक और वेद में है जिसके अंत में एंग होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, अंत में ऊ है, वो एंग प्रत्याहार में नहीं आता है, नहीं तो यहाँ भी प्रकृति भाव संधि हो जाता। इसीलिए यहाँ वो एगंत कहने से यहाँ पे प्रवृत्ति सूत्र का नहीं होता है। तो क्या होता है, इको यन सूत्र से इसको यन होता है। इक हो लगाया चित्र गु में उ, इको यन कहा स्थान यन स्यादचि संहितायाम विषय। इक हो गया चित्र गु में उ, उसको यन हो गया व, अच पर में है अग्रम में अ, चित्र ग्रम मिल गया चित्र गोग्रम। ठीक, अब कहा कि फिर एक संदेह कर दिया, तो आप ठीक है यहाँ तो हम समझ गए, अगर एगंत नहीं बोलते तो चित्रक गोग्रम या कहीं भी गुस्स रहता, आगे में रहता तो उसको भी हो जाता। तो जहाँ जो व्याकरण का काम है साधु शब्द का निष्पन्न करना, जो साधु शब्द हो, जो प्रयुक्त हो मनुष्य के लिए या समाज के लिए, जो इष्ट हो वही प्रयोग करना है। अनिष्ट और असाधु शब्द का तो प्रयोग करना व्याकरण का नहीं है। तो कहा फिर, तो कहा कि देखिए आगे बढ़िए, तो आप पदांते किम, आप पदांत क्यों बोल दिए सूत्र में, एगंतस्य गोरति वा प्रकृति भाव स्यात् पदांते, पद के अंत में हो उसी को होना चाहिए। तो कहा क्या है बोल दिया, तो कहा कि हम इसीलिए बोले जो गो है ये क्या है, गो है ना। अब है देखिए, कहा कि हम इसलिए बोल दिए हैं, ध्यान से देखिए, कहा कि गो है ना, पदांते किम गो, कहा हम इसलिए बोले, यहाँ भी क्या होगा, प्रकृति भाव हो जाता है। क्यों प्रकृति भाव हो जाता, तो यहाँ भी यदि कहा देता गो, तो गो में ओ है ना, तो एगंत मानकर कर लेते। कहा कि नहीं, ये पद के अंत में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गो शब्द को जब हम क्या लाते हैं, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में घसी और घस लाते हैं, घसी या घस लाते हैं, एक सूत्र है वहां
गसी गसोश्च एंग स पर जो गसी गस संबंधित है उससे क्या होता है? पुरूप होता है। गसी गसोश्च एंग से पर जो गसी और गस संबंधी जो आकार, उस आकार को पुरूप हो जाता है। तो गो सबसे गसी आया तो गो क्या हो गया? अस। अस गो अस। अब लगा दे गसी गसोश्च गसोश्च एंग हो गया गसी गो में और, उससे पर गसी गस संबंधी आकार हो गया अस में अ, वो अ हो गया पुरूप। तो क्या बन गया? गोस। सकार का रुत विसर्ग बन गया गो। तो पदांत किसे कहते हैं? सुप्तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतम च पद संगम से। सुबंत और तिंग जिसके अंत में रहेगा उसे ना पद संज्ञा होगा। तो सुबंत तो हो गया क्या? सम का जो अ है, गोस में जो स है वो ना पद का अंत में हुआ। तो अब ये अपदांत हो गया गो में अ ना, इसीलिए यहाँ पे पदांत नहीं कहते। तो गो में भी क्या? गोस नहीं, गो नहीं बनकर गाम गावो गाव गाम गावो गा है ना, गौ गावो गाव गाम गावो गा गवा गोभ्याम गोभी गवे गोभ्याम गोभ्य गो गोभ्याम गोभ्या वही होता है। गो गवो गवाम गवी गवो गोसु। तो ये गो नहीं बन पाएगा, तब क्या बनेगा? गो अस बनकर रह जाएगा। इसीलिए गो अ बन जाएगा मान लो, लेकिन ये रूप नहीं बनेगा। इसीलिए वहां सूत्र में पदांत भी हम बोल दिए हैं, ये वृत्तिकार कहते हैं। ठीक।